हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 3 नवंबर 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं 2026 का, उनके लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें टोटल आपको 51 टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, अलग अलग टेस्ट कितने हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं और ये सब कुछ आपको मिल रहा है ओनली एट 599 रुपीज़। ठीक है, फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं या 2026 का पेपर देने वाले हैं तो इसमें जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। जैसे ही 25 स्टूडेंट्स हो जाएंगे इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जल्द से जल्द एनरोल कर लें। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है 9150449990, अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं हमारा जो सी सेट लाइव क्लासेस का बैच है वो 9 नवंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, ओनली 1299 रुपीज़ में आपको बैच मिल रहा है। तो अगर आप लोग इसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। क्वांट, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी बिल्कुल होलिस्टिक तरीके से। ठीक है, तो इसका भी जो लिंक वगैरह है, इसका भी टेस्ट सीरीज़ का भी सारे लिंक्स हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। हमारे ऐप और वेबसाइट पे आप चले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और इस बैच में अगर आप 1299 पे करके एनरोल नहीं करना चाहते तो एक ऑप्शन और भी दिया गया है आप लोगों के लिए कि आप सिर्फ 49 रुपीज़ पे करके ट्रायल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या ट्रायल इसमें ले सकते हैं। ट्रायल में बेसिकली आपको क्या मिलेगा, लगभग एक टॉपिक क्वांट का, एक टॉपिक रीजनिंग की, उनकी क्लासेस, मतलब 4 से 5 क्लासेस ये, और प्लस इसमें आपको इसके साथ, प्लस मैं आपको बता दूं, प्लस इसके साथ आप ये कह सकते हैं कि लगभग 8 से 9 क्लासेस जो हैं वो आपको बेसिक्स की मिलेंगी। ठीक है, शुरुआत हम लोग हमेशा बेसिक्स से करते हैं, तो 8 से 9 क्लासेस बेसिक्स की और प्लस 4 से 5 क्लासेस जो है एक टॉपिक क्वांट का और एक टॉपिक रीजनिंग की। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि लगभग 12-13 क्लासेस के आसपास आपको मिलेंगी ओनली एट 49 रुपीज़। ठीक है, तो आप लोग आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसमें 49 रुपीज़ पे करके ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। और ट्रायल स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि आपको करना क्या है, 49 रुपीज़ जो यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है इस पर आपको 49 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, QR कोड या UPI ID जो दी गई है, और उसके बाद जो हमारी ओकुल एडमिन की ID है टेलीग्राम पर या यही नंबर जो व्हाट्सएप का है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं पेमेंट प्रूफ के साथ। और जैसे ही हमारा 9 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी तो आप उसमें एनरोल हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं आफ्टर दो ट्रायल क्लासेस तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके जो फुल बैच है उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। फ्रंट पेज पर एक बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है, स्पोर्ट्स से खबर है, क्रिकेट से खबर है। जो महिलाओं का विश्व कप चल रहा था 2025 का, इंडिया में ही हो रहा था और इंडिया ने ही इसको जीत लिया है। ठीक है, और पहली बार इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने पहली बार जो है वो विश्व कप जीता है 2025 का, इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से क्रिकेट में भारत के पास अब 3 विश्व कप हो गए हैं, महिलाओं के और पुरुष के मिला के। ठीक है, क्रिकेट में मतलब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 50 ओवर्स क्रिकेट के। ठीक है, T20 की बात नहीं कर रहा हूँ। 50 ओवर्स क्रिकेट के 3 विश्व कप हो चुके हैं। एक 1983 में, ठीक है, उस समय कप्तान हुआ करते थे कपिल देव। एक 2011 में, उस समय कप्तान हुआ करते थे MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। और इस बार महिलाओं का आया है 2025 में। इस टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, नवी मुंबई में क्रिकेट खेला गया। फाइनल में भारत ने हराया है दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीच के पेज में एक न्यूज़ है रिलेटेड टू अ रिसेंट लॉन्च। कल एक लॉन्च हुआ है इसरो का, उसको लेकर भी हमें थोड़ा सा बात करनी है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है, ठीक है, देखो, इसरो रॉकेट शूट्स ऑफ इट्स हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन ऑर्बिट। ठीक है, इसरो ने अभी तक का अपना जो सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा हो गया, इतना ठीक है, इतने जूम में आपको दिखेगा। ठीक है, देखो इसरो ने कल लॉन्च किया है एक पावरफुल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नाम याद रखिएगा CMS-03। ठीक है, अभी तक किसी भी इंडियन रॉकेट के द्वारा ऑर्बिट में भेजा जाने वाला या लॉन्च किया जाने वाला
सबसे भारी सैटेलाइट यही है, दैट इज CMS-03। ठीक है, इस सैटेलाइट का वजन जो है वो 4410 किलो है। ये इंडियन नेवी के पर्पसेस को प्राइमरीली सॉल्व करेगा, उसकी जो स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन है उसको ऑगमेंट करेगा, मदद करेगा, और साथ ही साथ जो डोमेन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान रखिएगा कि इसरो ने इससे भारी सैटेलाइट जो है वो पहले लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, अभी अंतर क्या है बात को समझेंगे। इसरो ने इससे भारी सैटेलाइट जो है वो पहले लॉन्च किया हुआ है, दैट वाज GSAT-11, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था। उसका वजन था 5800 किलो, लेकिन उस समय जो रॉकेट था वो इंडिया का रॉकेट नहीं था। ठीक है, ये रॉकेट था बेसिकली यूरोपियन एरियन 5। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो रॉकेट है दैट इज एरियन 5, उसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। तो इसरो का ये सबसे हैवी लॉन्च नहीं है। ठीक है, इसरो ने इससे पहले भी हैवी लॉन्च किया हुआ है, बट वो इंडियन रॉकेट में नहीं था, वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट था दैट इज एरियन 5। लेकिन इस बार जो इसरो ने लॉन्च किया है वो सबसे भारी हैवी रॉकेट, मतलब इंडियन रॉकेट पर सबसे हैवी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, बात समझ गए। अब यहाँ पर ये लिखा है कि इसरो जो है वो अपने हैवियर सैटेलाइट्स को भेजने के लिए, जिनका वजन 3000 किलो से ज़्यादा का होता है, उनको भेजने के लिए अभी तक यूरोपीय रॉकेटों के ऊपर निर्भर था। ठीक है, और CMS-03 के लॉन्च के साथ इसरो ने जो है ये दिखा दिया है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है जो उसकी हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी है ऑफ द LVM-3 रॉकेट। ठीक है, LVM-3 रॉकेट बेसिकली वही रॉकेट है जिसके थ्रू चंद्रयान-3 मिशन को भी लॉन्च किया गया था जुलाई 2023 में। ठीक है, और इसके थ्रू जो वन वेब है ना, जो वन वेब कॉन्स्टलेशन है उसके सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए थे LVM-3 के थ्रू ही। चंद्रयान-3 जो जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था वो भी LVM-3 के थ्रू हुआ था, और जो ये वाला हुआ है दैट इज CMS-03, ये भी इसी के थ्रू लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें यही लिखा गया है कि जो संडे का लॉन्च हुआ है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है टूवर्ड्स रिड्यूसिंग फॉरेन डिपेंडेंस फॉर स्पेस प्रोग्राम्स। ठीक है ना, फॉरेन डिपेंडेंस मतलब जो विदेशी सुविधाओं के ऊपर या जो विदेशी रॉकेट्स के ऊपर हम निर्भर करते थे, तो एक तो वो निर्भरता यहाँ पर कम हो रही है, और साथ ही साथ जो आने वाले मिशंस हैं उनकी कॉस्ट भी इससे कम हो जाएगी। ठीक है, इंडिया के जो फ्यूचर मिशंस हैं जैसे कि गगनयान की हम बात करें, या फिर जो इंडिया का स्पेस स्टेशन दैट इज़ भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, तो उसमें यही होगा क्योंकि हमें काफ़ी हैवी पेलोड जो है वो स्पेस में भेजने होंगे, तो हम इस तरीके का जो रॉकेट है हमारा LVM-03 उसके थ्रू हम ये चीज़ें भेज सकते हैं। ठीक है, LVM-3 के थ्रू। तो इसलिए यही बताया गया है कि जो CMS-03 को लॉन्च किया गया है ये डेमोन्स्ट्रेशन है इसरो की ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस इन एग्जीक्यूटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मिशन। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स मिशन हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इससे हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पर दिखती है। CMS-03 की बात करें तो ये एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सेटेलाइट है जिसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा गया है। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब वही होता है कि जिसमें जो सैटेलाइट है उसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड दी अर्थ है, यानी कि जो वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा वो उतनी ही देर में लगाएगा जितनी देर में पृथ्वी अपने एक्सिस पर या धुरी पर रोटेट करती है। ठीक है, उसी को जियो सिंक्रोनस कहते हैं। और उसकी वजह से होता क्या है कि जो सैटेलाइट है वो ऐसा लगता है कि वो एक अर्थ के रिलेटिव स्टेशनरी है, क्योंकि एक ही जगह पर है, अर्थ भी घूम रही है और सैटेलाइट भी उसके साथ साथ घूम रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है ना। और ये अब तक का मोस्ट एडवांस सैटेलाइट है जो कि इंडियन नेवी की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसको GSAT-7R भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, CMS-03 या GSAT-7R ये बेसिकली जो GSAT सैटेलाइट है, GSAT-7 सैटेलाइट है जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था अगेन ऑन एरियन 5 रॉकेट, इसका अब लाइफ स्पैन पूरा हो रहा है तो उसको रिप्लेस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा गया है कि GSAT-7R जो है वो रोबस्ट टेलीकम्युनिकेशन कवरेज प्रोवाइड करेगा अक्रॉस द इंडियन ओशन रीजन। इसका जो पेलोड है इसमें ट्रांसपॉन्डर्स हैं कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग वॉइस डेटा एंड वीडियो लिंक्स ओवर मल्टीपल कम्युनिकेशन बैंड्स। और ये सैटेलाइट जो है सिग्निफिकेंटली इन्हेंस करेगा कनेक्टिविटी विद हाई कैपेसिटी बैंडविड्थ, इनेबलिंग सीमलेस एंड सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन शिप्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर्स ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, तो इंडियन नेवी के जो भी कम्युनिकेशन नीड्स हैं उसको ये सर्व करेगा। और CMS-03 वॉज डिज़ाइन टू प्रोवाइड
कम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। ठीक है, 15 साल का इसका लाइफ स्पैन रहेगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। इसरो के चीफ का यहाँ पर कहना है कि संडे का जो लॉन्च हुआ है, यानी कि कल जो लॉन्च हुआ है, वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल इन कैरिंग आउट अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इस लॉन्च के थ्रू किया गया है, जो कि फ्यूचर मिशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा वाइटल रहेगा। और इसको लेकर ये कहा गया है कि पहली बार जो C-25 क्रायोजेनिक स्टेज होती है रॉकेट की, जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, उसके जो थ्रस्ट चैम्बर है उनको रीइग्नाइट किया गया है। ठीक है, आफ्टर इंजेक्टिंग द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। जब सैटेलाइट को ऑर्बिट में इंजेक्ट किया गया, उसके बाद जो थ्रस्ट चैम्बर्स हैं, ठीक है, क्रायोजेनिक स्टेज की जो थ्रस्ट चैम्बर्स हैं, उनको रीइग्नाइट किया गया। तो इससे बेसिकली होगा क्या कि आने वाले फ्यूचर मिशंस में जब मान लीजिए अलग अलग ऑर्बिट्स पे मल्टीपल सैटेलाइट्स को प्लेस करना होगा, तो एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट पर प्लेस करने के बाद जो C-25 क्रायोजेनिक स्टेज है, उसके जो थ्रस्टर्स हैं उनको दोबारा इग्नाइट किया जा सकता है और किसी दूसरे ऑर्बिट तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि C-25 की जो क्रायोजेनिक स्टेज है ना, उसके थ्रस्टर्स को रीइग्नाइट किया गया है। ये डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए, है ना। साइंस एंड टेक में इस आर्टिकल को आप लेंगे GS पेपर 3 में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल है, बट ये वाला आर्टिकल मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से पढ़ें। ठीक है, बेसिकली स्कार्सिटी ऑफ यूरिया की बात की गई है कि यूरिया की कमी क्यों हो रही है, और कमी के पीछे दोनों ही कारण है। ठीक है, मतलब इशू सप्लाई साइड से भी है और डिमांड की साइड से भी है। सप्लाई में थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही है, ठीक है, और दूसरा डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और डिमांड बढ़ने के पीछे मुख्य कारण ये है कि नवंबर 2012 के बाद से यूरिया के जो प्राइस हैं, ठीक है, वो बढ़े नहीं हैं, है ना। लगभग 5,000 रुपये प्रति टन के आसपास का रेट है। और इससे जो बाकी फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसे कि सुपर फॉस्फेट वगैरह हैं, या जो भी और फर्टिलाइज़र्स हैं, म्यूरेट ऑफ पोटैश हैं या डायमोनियम फॉस्फेट है, उनका प्राइस इसके दुगने से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए किसान जो है वो यूरिया को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको कमी करने के लिए, मतलब इसके डिमांड को कंट्रोल करने के लिए भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया। इसको भी एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी आर्टिकल टू अंडरस्टैंड, एक बार रीड कर लेना। पहले भी इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। एक आर्टिकल ये वाला है, क्लाउड सीडिंग इन विंटर्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन इज़ अ बैड साइंस। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि दिल्ली में प्रयास किया गया था, है ना, जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गया था, तो प्रयास किया गया था कि क्लाउड सीडिंग की जाए और उससे थोड़ा सा आर्टिफिशियल रेन की जाए और उससे क्या हो कि थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हो जाए। बट यहाँ पर इनका कहना है, ठीक है, गुफरान बेग एक काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट पर्सन है इस फील्ड में, है ना। तो इनका ये कहना है कि विंटर के समय में पॉल्यूशन को कम करने के लिए अगर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो ये मतलब सही नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फीजिबल मेथड। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है कि कई वर्षों से भले ही सत्ता में कोई भी हो, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हूएवर इज इन, ये थोड़ा सा कट रहा है, आई एम सॉरी फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट बार मैं इसको ठीक कर लूँगा कल। अब इस समय तो मैं कैमरा थोड़ा सा मूव नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इससे हो सकता है कि ये आपको दिख जाए। दिख रहा है क्या? ठीक है, देखो यहाँ पर ये लिखा, मैं आपको बता दूंगा क्या लिखा, मैं आर्टिकल शेयर भी करूँगा, देख लेना एक बार। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि कई वर्षों से कोई भी दिल्ली में सत्ता में हो, ठीक है, दिल्ली ने क्लाउड सीडिंग की तरफ को एक, मतलब क्लाउड सीडिंग की तरफ को देखा है कि एयर पोल्यूशन का एक सॉल्यूशन क्या है, क्लाउड सीडिंग कर लो। ठीक है, और ये गवर्नमेंट का रिसेंट एक्सपेरिमेंट था आर्टिफिशियल रेन को इंड्यूस करने के लिए, आर्टिफिशियल रेन करने के लिए, और इसमें कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन ये जो मामला है, ये जो मैटर है, इसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से इसकी डीप स्क्रूटिनी करना ज़रूरी है। ठीक है, क्लाउड सीडिंग, पहले टेक्निक की बात करें तो क्लाउड सीडिंग बेसिकली एक फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ नेचुरल वेदर। ठीक है, नेचुरल वेदर की इंजीनियरिंग की बात है ये,
जहाँ पर इस तरीके के सब्सटेंसेस जैसे कि सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है इनटू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, एक तरीके के क्लाउड्स में सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ताकि उन क्लाउड से बारिश हो सके, ठीक है। इसके पीछे की जो फिज़िक्स है वो बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये जो केमिकल्स हैं, ठीक है, ये केमिकल्स क्या एक क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई या आइस न्यूक्लियाई के रूप में काम करते हैं। जैसे सिल्वर आयोडाइड को अगर आपने स्प्रे किया हवा में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाउड्स में, तो होगा क्या कि उन क्लाउड्स में जो मॉइस्चर होगा वो इस सिल्वर आयोडाइड के तरफ के चारों तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा और वो एक बड़े न्यूक्लियाई बनाएंगे, ठीक है, वाटर के आप कह सकते हैं मॉइस्चर के न्यूक्लियाई बनेंगे और उससे फिर रेन होगी, है ना। इसका एक सिंपल सा जो एग्जांपल है, आप घर में, ठीक है, खासकर जब रेनी सीज़न होता है, रेनी सीज़न में जनरली क्या होता है कि मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना, हवा में, तो आप घर में क्या करें, एक किसी भी पेपर में के ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है, हाफ अ स्पून भी अगर आप सॉल्ट को रखें ओपन में, तो आप देखेंगे कि थोड़े समय के बाद आपको दिखाई देगा कि जिस पेपर पे आपने वो रखा है वो पेपर भी गीला हो चुका है और वो सॉल्ट जो पहले एकदम बिल्कुल ड्राई था अब वो आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वही बेसिकली सेम फिजिक्स यहाँ पर भी यूज़ होती है कि जो ये सिल्वर आयोडाइड केमिकल है इसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्लाउड्स में स्प्रे करते हैं, और पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्लाउड्स में ही क्यों स्प्रे करते हैं, क्योंकि उन क्लाउड्स में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जब हवा में नमी होगी तभी तो वो जो सिल्वर आयोडाइड है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो पाएगी, अगर हवा में नमी ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। क्लियर है बात। तो यहीं पर यहाँ पर लिखा है कि जब इन केमिकल्स को आप स्प्रे करेंगे तो ये एक क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई या आइस न्यूक्लियाई की तरह काम करेंगे, जिसके अराउंड वाटर वेपर कंडेंस और आइस के क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे और उनके एक्यूमुलेशन से रेन प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि सीडिंग जो है वो किसी पर्टिकुलर तरीके के क्लाउड्स में ही काम कर सकती है, जिनको हाइग्रोस्कोपिक या वार्म रेन क्लाउड्स कहा जाता है, क्योंकि उनमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और वो इस तरीके के एक्स्ट्रा न्यूक्लियाई को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है सिल्वर आयोडाइड के थ्रू तो उनको ये क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस मेथड की जो लिमिटेशन है वो दी गई है कि प्रॉब्लम क्या है कि हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड्स जो हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ही वही होता है जो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्लाउड जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं और ये एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में ही बनते हैं, ठीक है। प्री मानसून पीरियड और के दौरान रहते हैं, जब मानसून का समय होता है तब इस तरह के क्लाउड्स रहते हैं। स्टैटिकली यहाँ पर एक डेटा बताया गया है कि प्री और पोस्ट मानसून के समय ये क्लाउड्स लगभग 51% इन क्लाउड्स के होने की चांसेस होती है, ठीक है, इस तरीके के हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड्स का। लेकिन जब विंटर सीजन होता है खासकर नवंबर से जनवरी के समय में, जिस समय पॉल्यूशन जो है वो नॉर्थ इंडिया में अपने पीक पर होता है, उस समय इस तरीके के क्लाउड्स की अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी या चांस है वो सिर्फ 5 से 10% होती है, ठीक है। तो इसलिए जो पहला यहाँ पर मतलब जो टाइटल दिया था कि विंटर के समय में इस तरीके के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने या रिड्यूस करने के लिए क्लाउड सीडिंग करना एक इज़ अ बैड साइंस, इज़ नॉट अ गुड आइडिया, तो वो चीज़ यहाँ से प्रूव होती है, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर तरीके के क्लाउड चाहिए और वो क्लाउड यहाँ पर इस समय होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि कुछ लोग इस बात को लेकर आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये जो टेक्निक है वो ड्राउट के लिए एक सॉल्यूशन है, ड्राउट मतलब जब सूखा पड़ता है, लेकिन हालांकि उसमें भी कुछ फ्लॉज या कुछ कमियां हैं। लेकिन इसको अगर आप पॉल्यूशन के अगेंस्ट डिप्लॉय करते हैं या पॉल्यूशन के अगेंस्ट इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो क्योंकि क्लाउड जो है वो होने चाहिए, ठीक है, क्लाउड्स मस्ट बी प्रेजेंट उस समय, उस दिन में, पर्टिकुलर दिन में जब AQI काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है उस समय क्लाउड होने चाहिए, ठीक है। अब लेकिन AQI जिस दिन पर्टिकुलर बढ़ रहा है उसी दिन पर्टिकुलर क्लाउड हो तब जाके ये क्लाउड सीडिंग की जा सकती है। ये एक बड़ा ही मतलब ऐसे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जिससे सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद वही लिखा है कि नो सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जो प्रोपोनेंट्स हैं दिल्ली एक्सपेरिमेंट के, मतलब जो दिल्ली में क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, जो उसके फेवर में है, उनका ये कहना है कि AQI जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी से पुअर कैटेगरी में आ गया
शहर के कुछ हिस्सों में, लेकिन वो इस फैक्ट को इग्नोर करते हैं कि दोनों ही केसेस में, चाहे आप पुअर कैटेगरी की बात करें या वेरी पुअर कैटेगरी की बात करें, तो उसमें PM2.5 का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो एक लीड पॉल्यूटेंट है यानी कि जो मेन पॉल्यूटेंट है जिससे AQI बढ़ता है, वो फिर भी जो नॉर्मल लेवल है या जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है उससे काफ़ी ज़्यादा है, चाहे आप पुअर की बात करें या वेरी पुअर की बात करें। ठीक है, अब अगर जो फाइन पार्टिकल्स हैं, क्योंकि PM2.5 आर वेरी फाइन पार्टिकल्स, तो इस तरीके के फाइन पार्टिकल से अगर आपका इनिशियल एक्सपोजर होता है तो उनसे नुकसान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एक बार आपको इनिशियल एक्सपोजर हो गया, उसके बाद अगर PM2.5 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है यानी कि AQI लेवल और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर आपका होगा क्या कि जो आपको उससे नुकसान होना है वो नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, उससे आपकी जो इंजरी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन एक्सपोजर अगर शुरुआत में हो रहा है तो नुकसान सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर यह लिखा है कि वी मस्ट ऑल्सो थैंक नेचर दैट द ड्रिजल इफ इट इंडीज रिजल्टेड फ्रॉम सीडिंग डिड नॉट कोइंसाइड विद कूलर टेम्परेचर्स। तो हमें यहाँ पर नेचर या प्रकृति का शुक्रिया अदा करना होगा कि अगर थोड़ा बहुत जो ड्रिजल हुई, भले ही हो सकता है कि वो सीडिंग की वजह से ही हुई हो, लेकिन वो कूलर टेम्परेचर्स के से कोइंसाइड नहीं करी। ठीक है, सब्सटेंशियल रेनफॉल इज रिक्वायर्ड टू इफेक्टिवली वॉश आउट पर्टिकुलेट्स एंड लाइट ड्रिजल अंडर कूलर कंडीशंस ऑफन डू द अपोजिट। ठीक है, मतलब जो ये पर्टिकुलेट मैटर्स हैं इनको वॉश आउट करने के लिए या इनको रिमूव करने के लिए सब्सटेंशियल रेनफॉल चाहिए, मतलब ठीक ठाक बारिश चाहिए, हल्की फुल्की ड्रिजल या बूंदाबांदी से काम नहीं चलता। और अगर ड्रिजल अंडर कूलर कंडीशंस हो यानी कि टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हो रहा है और वैसे कंडीशन में अगर ड्रिजल हो जाए तो उससे फिर समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है या अपोजिट हो जाती है। ठीक है, सेकेंडरी एरोसॉल फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है और ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स के साथ अटैच होके कोऑगुलेट होके और मल्टीप्लाई हो जाते हैं और इससे जो PM लेवल हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इवन व्हेन सपोजली सक्सेसफुल सच इंटरवेंशन कैन ओनली यील्ड शॉर्ट लिव रिलीफ। लेकिन अगर मान लीजिए क्लाउड सीडिंग जैसे मेथड से कोई फ़ायदा होता भी है तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। ठीक है, शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है। एमिशंस आर प्रोड्यूस कंटिन्यूसली, एमिशंस तो लगातार प्रोड्यूस हो रहे हैं, और स्विफ्टली रीएक्यूमुलेट इनटू कंसंट्रेशंस थ्रू वेदर इंटरेक्शंस, और वो फिर से उनकी कंसंट्रेशन जो है वो वेदर इंटरेक्शंस की वजह से फिर से एक्यूमुलेट हो जाते हैं। विद इन अ डे वी फाइंड अवरसेल्व्स बैक टू स्क्वायर वन। और एक दिन के बाद ही, मतलब क्लाउड सीडिंग अगर मान लीजिए हुई भी, कोई फ़ायदा हुआ भी, तो एमिशंस लगातार हो रहे हैं, है ना, वेदर कंडीशंस की वजह से फिर से वो एक्यूमुलेट होंगे और वापस से एक दिन में ही वही स्थिति आ जाएगी जो पुरानी थी। लेकिन इसके बावजूद ये एक्सपेरिमेंट जो है इससे एक सेंस ऑफ रिलीफ है दो कारणों की वजह से। पहला तो ये है कि इट फुलफिल द साइंटिफिक क्यूरोसिटी। ठीक है, जो साइंटिफिक क्यूरोसिटी है, जो एक साइंटिफिक जिज्ञासा है, वो यहाँ पर पूरी होती है। और दूसरी बात ये है कि सब्सिक्वेंट एनालिसिस विल लाइकली सेटल द डिबेट ऑन द साइंटिफिक सेंटिटी ऑफ सच इंटरवेंशंस। ठीक है, कि इसका बाद में एनालिसिस किया जाता है तो उससे क्या होगा कि जो साइंटिफिक सेंटिटी है, मतलब इस तरीके के जो इंटरवेंशंस हैं या जो कदम उठाए जाते हैं वो साइंटिफिकली कितने ज़्यादा प्रूवन है, उस डिबेट पर भी, मतलब वो डिबेट भी सेटल हो सकता है। जैसे कि दिल्ली में अगर हम बात करें, स्मोक टावर्स को पहली बार टेस्ट किया गया था 2021 में, तो उस समय भी उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही इंथुजियाज्म था, है ना, कि स्मोक टावर्स आएंगे, दिल्ली में पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, ये है वो है, लेकिन उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फिर असर देखने को नहीं मिला। ठीक है, दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन की समस्या है वो एक अनरिजॉल्व्ड इशू है, रिकरिंग चैलेंज है ना, बार बार होता रहता है। और फिर से हमारे सामने हर बार जब इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं तो हमारे सामने एक ही मेन सवाल आता है कि व्हाट इज़ ट्रूली पॉल्यूटिंग दिल्ली, कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसके पीछे मेन रीज़न क्या है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग है, जो पराली जलाने के वजह से पॉल्यूशन होता है, तो वो तो एक सीजनल एपिसोड है। ठीक है, फेस्टिवल की जो फायरवर्क्स है, कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली में पटाखे चलाने की वजह से इस तरीके का प्रदूषण होता है, तो वो भी कुछ दिनों के लिए होता है ना। लेकिन फिर वही जो डिस्कोर्स है वो इन्हीं ट्रांजिएंट फैक्टर्स के अराउंड घूमता है। ठीक है, कि पराली जलाने की वजह से हो रहा है पॉल्यूशन, पटाखे जलाने की वजह से हो रहा है, लेकिन जो सिस्टमिक ड्राइवर्स हैं या जिसकी वजह से ये इशू हो रहा है या परसिस्टेंट बना हुआ है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर इनका यही कहना है ऑथर का कि अब ये समय आ चुका है कि हम अपनी जो सिटी सेंट्रिक माइंडसेट है कि किसी पर्टिकुलर सिटी के ऊपर फोकस करके हम बातें करते हैं, उससे हमें अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करके
एक एयर शेड अप्रोच पर आना पड़ेगा, जो कि क्लाइमेटोलॉजिकली फैमिली एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स है उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रपोजिशन बेसिकली प्रमोट किया गया है बाय NARFI, दैट इज नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया ऑफ NIAS। ठीक है, द प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि एयर जो है उसको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज नहीं पता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूपी की हवा है तो दिल्ली नहीं जा सकती, या हरियाणा की हवा है तो दिल्ली नहीं आ सकती, वो तो सब जगह एक दूसरी जगह से जा सकती है ना। द सिटी ओनली सोल्यूशन रिस्क कॉम्प्रोमाइजिंग द लार्जर एयर शेड। और सिटी ओनली सोल्यूशन यानी कि हम किसी शहर को ध्यान में रख के अगर कोई सोल्यूशंस कर रहे हैं तो उससे फिर बाकी जो एयर शेड है, लार्जर एयर शेड, उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मिटिगेशन मस्ट बी एंकर्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड ईयर राउंड एक्शंस टारगेटिंग परसिस्टेंट सोर्सेज। ठीक है, जो हमारे मिटिगेशन एफर्ट्स हैं वो एयर राउंड एक्शंस होने चाहिए, मतलब साल भर के ऐसे एक्शंस होने चाहिए। और परसिस्टेंट सोर्सेज मतलब जहाँ से ये पॉल्यूशन लगातार हो रहा है, परसिस्टेंटली हो रहा है, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही है कि ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करना चाहिए, उसको एक्सेलरेट या बढ़ाना चाहिए, है ना। दूसरी बात, इमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो EV व्हीकल्स हैं उनका यूज़ बढ़ रहा है, तो वो भी एक प्रॉमिस ऑफर करता है। जो यहाँ पर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, दैट इज सफ़र का एक लेटेस्ट एस्टिमेट है, वो ये बताता है कि दिल्ली का जो PM 2.5 का लोड है उसमें 40% कंट्रीब्यूशन वेहिकुलर एमिशंस की वजह से है, मतलब जो गाड़ियों का एमिशन है उसकी वजह से। और रैपिड ग्रोथ इन द व्हीकल नंबर्स इज ऑफसेटिंग द गेन्स मेड फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से जो हमें फ़ायदा हो रहे हैं उस चीज़ को कौन ऑफसेट कर दे रहा है? जो व्हीकल्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कंजेशन फर्दर वर्सन्स द सिचुएशन। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट पुअर है, कंजेशन यानी कि भीड़ भाड़ हो जाती है, जाम वगैरह लगता है, उसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डिमांड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। अगर कोई समस्या जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए जो सॉल्यूशंस है वो भी कैसे होने चाहिए? इनोवेटिव सॉल्यूशंस होने चाहिए, है ना, बैक्ड बाय रिगरियस साइंटिफिक इवैल्यूएशन। और मतलब ऐसे सॉल्यूशंस होने चाहिए जिनका साइंटिफिक इवैल्यूएशन हो चुका हो, ताकि वो टू सस्टेन क्रेडिबिलिटी एंड इम्पैक्ट, ताकि उनका इम्पैक्ट अच्छा हो, इस तरीके के सॉल्यूशंस की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो। अबव ऑल वी मस्ट स्टॉप नॉर्मलाइजिंग टॉक्सिक एयर। और दूसरी बात यह है कि हमें सबसे पहले हर चीज़ से ऊपर इंपॉर्टेंट ये है कि हमें टॉक्सिक एयर को नॉर्मलाइज करना बंद कर देना चाहिए। मतलब हमेशा हम ये मानते हैं कि टॉक्सिक एयर है दिल्ली में, है ना, प्रदूषित हवा है, इस समय पे तो ऐसा होता ही है, हम उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने लगे हैं कि यार ये तो होता ही है, हर साल का मामला है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एंड दिस इज़ नॉट मेयरली अ विंटर और दिल्ली प्रॉब्लम। ये सिर्फ समस्या विंटर के समय की या दिल्ली की ही समस्या नहीं है, और सिर्फ पुअर पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है कि चलो अमीर आदमी के पास तो एयर प्यूरीफायर है, वो तो घर में लगा के बैठ जाएगा, है ना। जो गरीब आदमी बेचारा बाहर सड़कों में है ना, अपने रोज़गार के लिए रिक्शे वाला है, ठेली वाला है, तो वो बेचारा परेशान होगा। सिर्फ ऐसा नहीं है, ठीक है, ये सबकी समस्या है। ये हमारी हेल्थ को ख़राब कर रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर रही है, और हमारी जो कलेक्टिव डिग्निटी है उसको भी कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही है। तो इसलिए सबकी प्रॉब्लम है, परसिस्टेंट सोर्सेज के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, और इस तरीके के साइंटिफिक इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है जो साइंटिफिकली इवेल्युएटेड हो, ठीक है, ताकि उनका इम्पैक्ट भी अच्छा हो और उनकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी हो। ठीक है, आई होप बात समझ गए आप। चलिए, यहाँ पर तो और कोई आर्टिकल नहीं है। एक आर्टिकल जो है वो इकोनॉमी वाले पेज पर है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 8th पे कमीशन, ठीक है, यहाँ पर 8th पे कमीशन के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है इसको क्लियरेंस दिया जा चुका है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सरकार ने पिछले हफ्ते जो 8th सेंट्रल पे कमीशन है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को यहाँ पर अप्रूव किया है। ठीक है, ये जो कमीशन है ये जनवरी 2025 में बना था, और इसके थ्रू बेसिकली होगा क्या कि जो 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और लगभग 69 लाख 69 लाख पेंशनर्स हैं, उनका पेंशन में या उनकी जो मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पे एंड अलाउंसेस में रिवीजन इसके थ्रू होगा। और ये जो कमीशन है 8th पे कमीशन, इसकी रिकमेंडेशंस लागू होंगी अगले साल जनवरी 2026 से। 8th सेंट्रल पे कमीशन जो है इसको हेड किया जाएगा बाय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, पूर्व ये सुप्रीम कोर्ट की जज हैं
और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है। इनके साथ और लोग भी इसमें मेंबर रहेंगे, लेकिन इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पे कमीशन बेसिकली होता क्या है? पे कमीशन जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है लगभग हर दशक में, मतलब हर दशक के बाद एक दशक में इसको बनाया जाता है। और वो इसीलिए है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो पेंशन पेमेंट्स हैं उनमें रिवीजन करने के लिए। ठीक है, अब 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अभी तक 7 पे कमीशन बन चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यूपीएससी ने हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन पूछा था डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर कि अब तक, क्योंकि डिलिमिटेशन न्यूज़ में था, है ना, काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी डिलिमिटेशन की, और कई सारे राज्यों ने, खासकर जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, उन्होंने विरोध भी किया था इस बात का। तो वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो यूपीएससी ने एग्ज़ाम में वो पूछा था कि अभी तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन बने हैं। तो इस बार ये पे कमीशन जो है वो न्यूज़ में है ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ 8th पे कमीशन। तो इसका भी सवाल पूछा सकता है कि अभी तक कितने पे कमीशन बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक 7 पे कमीशन बन चुके हैं, ये 8वां है। ठीक है, और 8th सेंट्रल पे कमीशन का अनाउंसमेंट इस साल जनवरी में किया गया था, है ना, और वो इसीलिए है, वही मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के पे एंड अलाउंसेस और पेंशन्स को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, कमीशन जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस 18 महीने में सबमिट करेगा। अब यहाँ पर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात की गई है, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार 8th पे कमीशन जो है वो किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा? ठीक है, मेन उसका काम तो वही है कि पेंशन्स को और पे एंड अलाउंसेस को रिवाइज करना, लेकिन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रहेगा? वो देश की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको लेकर ध्यान रहेगा, नीड फॉर फिस्कल प्रूडेंस उसको ध्यान देगा, द नीड टू एंश्योर दैट एडिक्वेट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर मेजर्स। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि सारा पैसा जो है वो पेंशन और पे एंड अलाउंसेस में ही दे देना है। ठीक है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, वेलफेयर मेजर्स के लिए भी पैसा होना चाहिए, इसको भी वो ध्यान देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी ध्यान देगा कि जो रिकमेंडेशंस है उनका स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्योंकि स्टेट जो हैं वो भी इस तरीके के जो पे कमीशन, सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस है उनको कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ वो भी क्या करता है, अडॉप्ट करता है। ठीक है, और जो प्रिवेलिंग एमोल्यूमेंट स्ट्रक्चर है, बेनिफिट्स और वर्किंग कंडीशंस अवेलेबल हैं टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड प्राइवेट सेक्टर, उनको ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ पर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है 8th पे कमीशन के भी सेम है एज पर द 7th, जैसे 7th पे कमीशन के थे, लेकिन इस बार सिर्फ एक एडिशनल चीज़ जो ऐड की गई है, और वो ये है टू कीप इन व्यू द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो एक नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है कि उसमें एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी में से कोई पैसा नहीं कटता है। ठीक है, और बाकी उसको रिटायर होने के बाद जो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है उसका 50% एज अ पेंशन मिलता है। तो उस तरीके की जो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है उनसे कितना जो है वो सरकार को खर्चा उठाना पड़ता है, उस तरीके की चीज़ को के ऊपर भी यहाँ पर विचार किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है ना, कि पेंशनर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू कर दिया जाए। और ओल्ड पेंशन स्कीम उन्हीं के लिए है जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले नौकरी ज्वाइन की है। उनके बाद जो ज्वाइन करते हैं उनके लिए एनपीएस है, और पिछले साल सरकार एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी लेके आई है। ठीक है, जो 8th सेंट्रल पे कमीशन है इसकी रिकमेंडेशन जो है वो अप्रैल 2027 में लागू होंगी, मतलब अनाउंस की जाएंगी, लेकिन लागू हो जाएंगी 1 जनवरी 2026 से, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो पे और पेंशन के हाइक्स हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होंगे, मतलब अनाउंस तो किया जाएगा 1 जनवरी मतलब अप्रैल 2027 में, लेकिन उससे पहले आप ये मान के चलिए कि 16 महीने का जो एरियर होगा, है ना, वो आपको मिलेगा। ठीक है, पेंशनर्स को भी और पे एंड अलाउंसेस को भी, मतलब एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा। ठीक है, फिस्कल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो पे कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन का असर सरकार के जो फिस्कल है, जो फाइनेंसेस है उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि सरकार को, मतलब सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें ज़्यादातर पैसा तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में ही जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स का जो आउटगो, मतलब जो खर्चा है पे, पेंशन और अलाउंसेज में, वो लगभग कितना है, 7 लाख करोड़ 2025-26 में उम्मीद है कि सरकार जो लोगों को पैसा पेंशन देगी, पैसे एम्प्लॉयज़ को पे देगी, अलाउंसेस देगी, उसमें लगभग 7 लाख करोड़ जाएगा, जो कि सरकार के कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लगभग 18% है। ठीक है, जो प्रीवियस 7th सेंट्रल पे कमीशन था उसने ये कहा था कि पे, अलाउंसेस और पेंशन में 23%
की बढ़ोतरी की जाए, और जिसकी वजह से लगभग सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। ठीक है, और जो 7th पे कमीशन है उसकी रिकमेंडेशंस 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। ठीक है, और जो 7th पे कमीशन था उसमें यही बोला गया था कि जो मिनिमम पे है वो 7,000 से बढ़ा के 18,000 रुपये कर दी गई थी, और कोई क्लास 1 ऑफिसर है, फ्रेशली रिक्रूटेड क्लास 1 ऑफिसर है जो आप लोग बनेंगे आने वाले समय में, तो उनके लिए जो फिक्स सैलरी है वो शुरुआती सैलरी 56,000 रुपये की है, 56,100 रुपये की। ठीक है, और जिस तरीके से पिछले जो पे कमीशन है उनमें इंक्रीमेंट हुआ है, तो इस बार उम्मीद ये है कि जो मिनिमम पे है जो पिछली बार 18,000 कर दी गई थी वो इस बार बढ़ा के 46,000 46,000 हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आने वाले समय में आप लोग की नौकरी भी 2026 के बाद ही लगेगी ऑब्वियसली, है ना। जो सिविल सर्वेंट्स आप लोग बनेंगे तो उस पर आपको भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से इसकी रिकमेंडेशंस लागू होंगी और आप लोगों को 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, तो आप लोगों की सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। वो जो यूरो वाला आर्टिकल है वो एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, चलो, तो जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप लोग CSET लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा बैच अवेलेबल है। 9 नवंबर से क्लासेस शुरू होने वाली है। 1299 रुपीज़ में है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ऐप और वेबसाइट में भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 1299 एक साथ नहीं देना चाहते तो 49 रुपीज़ पे करके भी आप जो है वो बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, 49 रुपीज़ पे करें, आपको लगभग मैंने शुरुआत में बताया कि 12-13 क्लासेस के आसपास मिलेंगी, और 49 रुपीज़ पे आपको करना है इस QR कोड या UPI ID के थ्रू, और फिर उसके बाद हमें टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी आप लोगों को भी वो क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस, और उसके बाद अगर ट्रायल के बाद आप सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर आप बाकी रिमेनिंग अमाउंट पे करके फुल बैच में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 2026 के प्रीलिम्स देने वाले हैं तो उसके लिए आप इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ में भी एनरोल कर सकते हैं। टोटल 51 टेस्ट हैं, ओनली एट 599 रुपीज़, तो इसको भी आप एनरोल करें। और कोई भी अगर डाउट या क्वेरी है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। अपने फीडबैक्स वगैरह भी हमें तक ज़रूर पहुँचाएँ। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।